Physics Class 10 Simple Harmonic Motion and Waves. Conceptual question. Question 1. Is every oscillatory motion simple harmonic? Give example. क्या हर एक ऑसिलेटरी मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन है? सिंपल हार्मोनिक मोशन वो मोशन है जिसमें दो कंडीशन जो है वो सेटिस्फाइड होती है। फर्स्ट है कि फोर्स मस्ट बी अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन। सेकंड इज रिस्टोरिंग फोर्स मस्ट बी ऑलवेज directly proportional to the displacement from equilibrium position. F is equal to minus kx. All bodies which obey above two conditions execute simple harmonic motion. For example, mass attached to a spring and oscillation of simple pendulum. Some motions are periodic but not oscillatory. For example, the motion of the hands of the clock, motion of the wheel of the car and motion of the planet around the sun. इसको इस डायग्राम से एक्सप्लेन करते हैं। ये हमारे पास एक सिंपल पेंडुलम है, इसको हमने डिस्प्लेस किया पॉइंट O से A की तरफ, तो ये डिस्प्लेसमेंट है फ्रॉम O टू A। तो कंडीशन ये है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। ये जो फोर्स है ये डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में है। तो अगर ये कंडीशंस सेटिस्फाइड होती हैं तो फिर वो बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट करेगी कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट एंड दिस रिस्टोरिंग फोर्स जो बॉडी को वापस अपनी जगह लेकर आएगा इज अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट। देखें डिस्प्लेसमेंट 0 से A की तरफ है और रिस्टोरिंग फोर्स A से O की तरफ होगी। Question 2. For a particle with simple harmonic motion, at what point of the motion does the velocity attain maximum magnitude? मिनिमम मैग्नीट्यूड। जब एक बॉडी एक पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट करता है तो उसकी वेलोसिटी किस पॉइंट पे मैक्सिमम होगी और किस पॉइंट पे मिनिमम। जब बॉडी मूव करते हुए अपनी मीन पोजीशन पे आती है उस वक़्त उसकी वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होती है और एक्सट्रीम पोजीशंस के ऊपर उसकी वेलोसिटी सबसे कम होगी। आंसर, सिंपल हार्मोनिक मोशन इज अ मोशन इन विच एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट एंड ऑलवेज टुवर्ड्स मीन पोजीशन। एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। इन एक्सेलरेशन हमेशा डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में होती है। In simple harmonic motion, when a body moves towards mean position, its velocity increases. At mean position, its velocity becomes maximum. As body crosses mean position, its velocity decreases. At extreme position, its velocity becomes minimum. सिंपल हार्मोनिक मोशन में अगर फिर हम एग्जांपल ले लें मास अटैच्ड टू अ स्प्रिंग। जब इस स्प्रिंग को हम इस तरीके से डिस्प्लेस करेंगे और बॉडी यहाँ आ जाएगी। अब यहाँ से जब हम इसको रिलीज़ करते हैं तो बॉडी पहले मीन पोजीशन पे आएगी और मीन पोजीशन से फिर आगे निकल जाएगी और इस तरीके से ये स्प्रिंग जो है ये प्रेस हो जाएगा। फिर ये स्प्रिंग उसे दोबारा राइट साइड की तरफ पुश करेगा और ये बॉडी इस तरीके से ऑसिलेट करने लगेगी, सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट करेगी। जब ये बॉडी मीन पोजीशन पे आती है तो इसकी स्पीड आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती है। इस मीन पोजीशन पे आके इसकी स्पीड मैक्सिमम हो जाएगी सबसे ज़्यादा। जो ही ये मीन पोजीशन से आगे निकलेगी तो इसकी स्पीड या वेलोसिटी फिर आहिस्ता आहिस्ता कम होते हुए
यहाँ पे आके ये बॉडी रुक जाएगी। फिर ये स्प्रिंग इसको पुश करेगा और ये बॉडी मीन पोजीशन पे आएगी। मीन पोजीशन पे आते आते इसकी स्पीड बढ़ेगी। मीन पोजीशन पे आके ये मैक्सिमम हो जाएगी। और जब ये मीन पोजीशन से बॉडी आगे निकलेगी तो इसकी स्पीड आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाएगी। एक्सट्रीम पोजीशन पे ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन है, ये और ये। यहाँ पे इसकी वेलोसिटी 0 होगी और मीन पोजीशन पे इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। Question 3. Is the restoring force on a mass attached to a spring in a simple harmonic motion ever zero? If so, where? जब हम एक बॉडी को अपनी मीन पोजीशन से हटाते हैं, डिस्प्लेस करते हैं, हम जो उस पर फोर्स लगाते हैं वो इक्वल होता है अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ F इज इक्वल टू kx। इतनी ही फोर्स स्प्रिंग बॉडी पे लगाएगा उस बॉडी को अपनी मीन पोजीशन पे वापस लाने के लिए। ये फोर्स रिस्टोरिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डिस्प्लेसमेंट के। जितना हम इस बॉडी को मीन पोजीशन से दूर लेकर जाएंगे उतनी ही ज़्यादा हमें अप्लाइड फोर्स लगानी पड़ेगी। इसके जवाब में स्प्रिंग भी हम पे इतनी ही फोर्स लगाएगा, इस बॉडी के ऊपर इतनी ही फोर्स लगाएगा, यानी F इज इक्वल टू kx, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए इसके साथ माइनस लगता है। जैसे जैसे ये बॉडी मीन पोजीशन की तरफ आती है इसका डिस्प्लेसमेंट कम होता जाता है। मीन पोजीशन पे आके इसकी डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाती है। इसका मतलब है कि यहाँ पर मीन पोजीशन के ऊपर फोर्स भी 0 हो जाती है। कंसिडर अ ब्लॉक ऑफ मास m attached to one end of elastic spring which can move freely on a frictionless horizontal surface. When the block is displaced, the elastic restoring force F is equal to minus kx pulls the block toward equilibrium position. As the block reaches the equilibrium position, the displacement decreases as a resulting force, as result restoring force decreases. At equilibrium position, displacement x is 0, so the restoring force also becomes 0. F is equal to minus kx. Putting x is equal to 0, we get F is equal to minus k into 0. Restoring force is equal to 0. इस बॉडी को डिस्प्लेस करने के लिए हमें इस पे फोर्स लगानी पड़ती है। कितनी फोर्स लगानी पड़ती है? इस पे हमें जो फोर्स लगानी पड़ती है वो F इज़ इक्वल टू kx है। अब इस बॉडी को वापस अपनी जगह लाने के लिए स्प्रिंग भी फोर्स लगाएगा और वो कितनी होगी? वो होगी माइनस kx। ये माइनस kx जो है ये रिस्टोरिंग फोर्स है और F इज़ इक्वल टू kx ये अप्लाइड फोर्स है। अब जब ये बॉडी मीन पोजीशन की तरफ आएगी तो डिस्प्लेसमेंट कम होता जाएगा क्योंकि x कम हो रहा है। अब बॉडी अपनी जगह पे वापस आ रही है तो हम k की जगह 0 लगा लेंगे। मीन पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा क्योंकि बॉडी अपनी जगह पे वापस आ गई है। इसका मतलब है कि मीन पोजीशन पे रिस्टोरिंग फोर्स जो होगी के साथ आप RES पे लिख सकते हैं, रिस्टोरिंग फोर्स 0 हो जाएगी। Question 4. If we shorten the string of the pendulum to half of its original length, what is the effect on its time period and frequency? आप पहले इसको समझ लें कि अगर लेंथ हाफ हो जाए तो टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी पे क्या फ़र्क पड़ता है। ये टाइम पीरियड है t इज़ इक्वल टू 2 पाई अंडर द रूट L/g। अगर ये लेंथ आधी हो जाए, L की जगह L/2 हो जाए तो टाइम पीरियड देखें क्या
हो जाएगा। अब फिर टाइम पीरियड को टी प्राइम से हम शो कर लेते हैं। 2 पाई अंडर द रूट, और L के बजाय अब हम L/2 L डिवाइडेड बाई 2 और साथ ये जी लिख लेंगे। 2 पाई, अब ये अंडर द रूट 1/2 पे भी है, इसके ऊपर भी अंडर द रूट है, इसको अलग लिख लेते हैं, और ये L/G पे भी है। अगले स्टेप में इस 1/√2 को आगे ले आते हैं, तो क्या रह जाएगा, 2 पाई यहाँ पे लिख लेते हैं और इसके साथ L/G भी लिख लेते हैं। टी प्राइम इज इक्वल टू 1/√2, और ये जो वैल्यू है 2 पाई अंडर द रूट L/G, यहाँ पे देखें ये t के इक्वल। तो इससे हमें ये पता लगा कि टी प्राइम यानी जब लेंथ आधी रह जाएगी तो टाइम पीरियड 1/√2 ऑफ द ओरिजिनल 1, टाइम पीरियड 1/√2 फैक्टर कम हो जाएगा। अब फ्रीक्वेंसी की तरफ आ जाए। फ्रीक्वेंसी इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। जब फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है f प्राइम, तो टाइम पीरियड भी चेंज हो जाएगा और वो आ जाएगा t प्राइम। f प्राइम इज इक्वल टू, अब t प्राइम जो है वो तो हमारे पास 1/√2 t के इक्वल है, 1/√2 ठीक है, ये वही फ्रीक्वेंसी f प्राइम इज इक्वल टू, ये √2 एक दफ़ा ऊपर आएगा तो इसका पावर माइनस, दूसरी दफ़ा ऊपर आएगा तो इसका पावर प्लस, यानी √2 ऊपर आ जाएगा और नीचे हमारे पास t रह जाएगा। f प्राइम इज इक्वल टू √2 और ये 1/t, ये 1/t हमारे पास f के इक्वल होगा। तो जब लेंथ हाफ होगा तो फ्रीक्वेंसी √2 फैक्टर इंक्रीज हो जाएगी। The time period of the pendulum is calculated by the formula t is equal to 2 pi under the root L/G। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है। Where L is the length of the string of the pendulum, now make the original string half by putting L is equal to L/2 in equation 1। अब हम L को आधा करते हैं, यानी L की जगह इक्वेशन 1 में L/2 पुट करेंगे, तो t प्राइम, अब पेंडुलम का टाइम पीरियड को हम t प्राइम से शो करते हैं। 2 पाई अंडर द रूट L की जगह L/2 इंटू जी। L/2 को अंदर ही रहने देते हैं और ये 1/√2 को इससे बाहर निकाल देते हैं। 2 पाई अंडर द रूट L/G इक्वेशन 1 के मुताबिक t के इक्वल है, इसलिए t प्राइम इज इक्वल टू 1/√2 into t। This is equation number 2। Hence it is clear from equation 2 that if we shorten the string of the pendulum to its half its original length, the time period is decreased by the factor 1/√2 of the original 1। टाइम पीरियड डिक्रीज हो जाएगा। The relationship between frequency and the time period is f is equal to 1/t। If we shorten the string of the pendulum to half of its original length, the frequency become t prime is equal to 1/t prime, equation 4। Putting t prime is equal to 1/√2t in equation 4, we get t f prime is equal to 1/t divided by √2। ये √2 ऊपर आ जाता है, तो f प्राइम इज इक्वल टू √2/t। इक्वेशन नंबर 3 के मुताबिक 1/t इज इक्वल टू f, इसलिए f प्राइम इज इक्वल टू √2f, equation 5। Equation 5 shows that the frequency is increased by the factor √2 of original 1।
यानी हम इससे ये नतीजा ले सकते हैं कि जब स्ट्रिंग ऑफ द पेंडुलम जो है वो डिक्रीज होगी तो टाइम पीरियड भी डिक्रीज होगा, लेकिन फ्रीक्वेंसी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। क्वेश्चन 5, इफ अ थिन रोप हैंग्स फ्रॉम अ डार्क हाई टावर एंड इट इज नॉट विजिबल, हाउ कैन द लेंथ ऑफ द वायर बी डिटर्मिन्ड। इसके लिए हमें इस वायर को जो छत के साथ हैंग कर रही है हाई टावर के साथ, हम उसके बॉटम में एक छोटा सा मास अटैच कर देंगे, जिससे ये सिंपल पेंडुलम बन जाएगा। अब हमारे पास टाइम पीरियड फाइंड करने का जो इक्वेशन है उसको हम रीअरेंज करेंगे और इससे हम लेंथ ऑफ द पेंडुलम फाइंड कर सकते हैं। Answer, we have t is equal to 2 pi under the root L by G. Equation 1 shows the time period of the simple pendulum depend on the length and gravity G of the earth. To find length of the wire, we hang a small bob with the wire to make it simple pendulum. Now we can rearrange equation 1. Equation 1 का स्क्वायर लेंगे और फिर इसको L के लिए रीअरेंज कर देंगे, तो L इज इक्वल टू जी टी स्क्वायर बाय 4 पाई स्क्वायर। इक्वेशन 2, अब इसमें हमारे पास G की वैल्यू भी मौजूद है, पाई भी कांस्टेंट है, G 9.8 है। टाइम पीरियड हमारे पास नहीं है T, टाइम पीरियड हम फाइंड कर सकते हैं। टाइम पीरियड क्या है? इस पेंडुलम का एक चक्कर कंप्लीट होने का वक्त है, जिसको हम स्टॉप वॉच से फाइंड करके यहाँ पे पुट करेंगे और हमें लेंथ ऑफ द वायर फाइंड हो जाएगी। इक्वेशन इन इक्वेशन 2 G एंड पाई आर कांस्टेंट, वी कैन फाइंड इजीली द टाइम इन विच सिंपल पेंडुलम कंप्लीट वन वाइब्रेशन बाय मीन्स ऑफ स्टॉप वॉच, विच इज टाइम पीरियड T of the simple pendulum. Putting the values of G, pi and T in equation 2, we can find the length of the wire suspended from tower. ये हमारे पास एक टावर है, इसके साथ ये एक वायर हैंग कर रही है। हमने इस वायर का लेंथ फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, हम इसके साथ एक छोटा सा मास अटैच कर देते हैं, तो ये सिंपल पेंडुलम बन जाएगा। अब हमारे पास फार्मूला है T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर द रूट L बाय, इसको हम L के लिए फार्मूला बनाएंगे, तो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो ये आ जाएगा T स्क्वायर, ये आ जाएगा 4 पाई स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट स्क्वायर के साथ कैंसिल, तो ये आ जाएगा L बाय G। अब हमें L फाइंड करना है, तो G को इस साइड पे ले आए, T स्क्वायर G मल्टीप्लाई हो जाएगा डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर इज इक्वल टू L। तो अब हम लेंथ ऑफ द वायर फाइंड कर सकते हैं। G की वैल्यू हमें पता है कि वो 9.8 है, पाई 3.14 है। अब हमें T फाइंड करना है, तो T के लिए हम क्या करेंगे, हम इस बॉब को थोड़ा सा मोशन देंगे और स्टॉप वॉच ऑन कर देंगे। बॉब यहाँ से आएगा और वापस अपनी जगह पे आ जाएगा, तो जितना टाइम ये हमसे लेगा वो इसका टाइम पीरियड होगा, वो हम यहाँ पे पुट कर लेंगे T के अंदर, तो हमें लेंथ ऑफ द वायर जो है वो फाइंड हो जाएगी। Question 6. Suppose you stand on a swing instead of sitting on it. Will your frequency of oscillation increase or decrease? To find frequency of the swing, we use formula F is equal to 1 by 2 pi under the root G by L. Equation 1 से ये क्लियर है कि फ्रीक्वेंसी और लेंथ इन्वर्सली रिलेटेड है, यानी लेंथ बढ़ने से फ्रीक्वेंसी कम होगी और लेंथ कम होने से फ्रीक्वेंसी बढ़ती है। जब ये स्टूडेंट
बैठा हुआ है तो इसकी जो लेग्स है वो नीचे हैंग हो रही है, जिसकी वजह से साइज ऑफ द पेंडुलम जो है वो बढ़ जाता है। इसका मतलब है कि लेंथ बढ़ गई है इसलिए फ्रीक्वेंसी कम होगी। जब ये कड़ा हो जाएगा तो क्योंकि अब इसका पेंडुलम का साइज कम हो गया है इसलिए अब फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। तो इक्वेशन 1 shows that there is inversely relation between frequency and length of the pendulum. So when length of the swing increases, frequency decreases and vice versa. When I sit on the swing with legs hanging down, the length of the swing increases and according to equation 1 frequency decreases. So when I stand, the length decreases, so frequency of oscillation or swing increases. Explain the difference between the speed of the transverse waves traveling along a cord and the speed of tiny color part of the cord. Transverse waves is one in which the disturbance occurs perpendicular to the direction of motion of the waves. अगर हम एक स्ट्रिंग की मिसाल लें, स्ट्रिंग पे एक स्पॉट लगा दें रेड कलर का और अब स्ट्रिंग को अप एंड डाउन मूव करें तो हमें ये ज़िग ज़ैग से मोशन मिलती है। असल में यहाँ दो मोशंस हैं, एक है वो एनर्जी, वो डिस्टर्बेंस जो हमने प्रोड्यूस की है और एक है पार्टिकल्स की मोशन। यहाँ जो पार्टिकल है जो रेड कलर से हमने शो किया है वो अप एंड डाउन मूव करता है, जबकि एनर्जी जो है वो लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करती है। यानी पार्टिकल ऑफ द कॉर्ड जो है वो मूव नहीं करेंगे स्ट्रिंग के साथ, सिर्फ क्योंकि ये मीडियम है इसमें ये एनर्जी जो है ये ट्रेवल कर रही है, इसलिए ट्रांसवर्स वेव में सिर्फ एनर्जी मूव करेगी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और ये पार्टिकल अप एंड डाउन मूव करेगा। ये दोनों मोशन, अप एंड डाउन मोशन, हॉरिजॉन्टल मोशन जो है ये इस कॉर्ड को स्नेक के फॉर्म में बना देता है। Take a rope and color a part of it. Attach one end of the rope to the wall and wiggle the other end regularly and continuously. The number of waves will be produced forming a wave train. Observe the color marking. It will execute oscillation above mean position and energy will move with speed v in horizontal direction along the cord. Why wave refract at the boundary of shallow and deep water? Refraction जो है, refraction of wave, ये waves की एक प्रॉपर्टी है जो हमें बताती है कि जब वेव रेयर से डेंसर मीडियम में या डेंसर से रेयर मीडियम में इंटर होती है तो उसकी स्पीड और डायरेक्शन में चेंज आता है, फर्क पड़ता है, कम या ज़्यादा होगा। यहाँ पे हम डीप वाटर और शैलो वाटर से इसको एक्सप्लेन करते हैं। डीप वाटर शो करता है रेयर मीडियम को और शैलो वाटर जो है ये डेंसर मीडियम को शो करता है। फिगर नंबर 1 में जब डीप वाटर में आप देखते हैं तो ये जो स्ट्रिप्स हैं, ये जो लाइनें लगी हैं, इनके दरमियान साइज ज़्यादा है। इसका मतलब है यहाँ स्पीड ऑफ द वेव ज़्यादा है। जब ये डीप वाटर से शैलो वाटर में इंटर होती है तो गैप बिटवीन लाइंस जो है ये कम हो जाता है और वेव्स जो है ये थोड़ी सी मुड़ जाती है। इससे क्लियर है कि शैलो वाटर में स्पीड ऑफ द वेव जो है वो डिक्रीज हो जाएगी और उस थोड़ी सी बेंड हो जाएगी, यानी डायरेक्शन ऑफ द वेव थोड़ी सी चेंज हो जाती है। अगर आप दूसरे फिगर में देखते हैं तो यहाँ पे शैलो वाटर से डीप वाटर में वेव इंटर होती है। शैलो वाटर में
लाइनें जो हैं ये ब्लैक लाइन, इनके दरमियान डिस्टेंस कम है, इसका मतलब है यहाँ स्पीड कम है। और जब ये डीप वाटर में इंटर होंगी तो गैप बिटवीन लाइंस इज इंक्रीजेज, इट मीन दैट देयर इज greater speed of the wave. Definition: refraction of wave is a change in its direction as the wave passes from one medium to another. It occurs when there is a difference in the speed of the wave at the boundary of two mediums. What happens after refraction of waves? The wave has the same frequency but a different speed, wavelength and direction of the propagation. Example: water wave passes from deep water to shallow water. The wave has the same frequency but speed decrease, wavelength decrease and the water wave is refracted toward the normal. Second, water wave passes from shallow water to deep water. The wave has the same frequency but speed increase, wavelength increase and the water wave is refracted away from the normal. Question 9. What is the effect on diffraction if opening is made small? Diffraction is also property of the waves. ये property explain करती है कि जब वेव किसी स्मॉल ओपनिंग से, स्मॉल स्लिट्स में से गुजरती है तो वो फैलती है, डाइफ्रैक्ट होती है। ये डाइफ्रैक्शन ज़्यादा क्लियर होगी जब स्लिट का साइज जो है, इसकी ओपनिंग जो साइज है वो कम होगी वेवलेंथ से। फिगर नंबर 1 में देखें वेवलेंथ, ये जो दो स्ट्रेट लाइंस हैं इनके दरमियान ये जो डिस्टेंस है ये वेवलेंथ है। इस वेवलेंथ का साइज अगर इस स्लिट की साइज से कम होगा तो डाइफ्रैक्शन बहुत ज़्यादा क्लियर नज़र आती है। फिगर 2 में गैप जो है ये ज़्यादा है कंपेयर टू वेवलेंथ, इस वजह से डाइफ्रैक्शन बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है। डाइफ्रैक्शन, अ वेव विल डाइफ्रैक्ट स्प्रेड आउट एज इट गोज थ्रू अ गैप. Note: the wavelength remains the same before and after the gap. Remember this: the nearer the slit size is to the wavelength, the more the wave will diffract. The smaller the gap, the greater the diffraction. The longer the wavelength, the greater the डाइफ्रैक्शन। एक और प्रॉपर्टी है वेव्स की, एक ओपनिंग है। ये देखिए, ये बैरियर है और इसके दरमियान ये छोटा सा डिस्टेंस है। ये वेव आ रही है। जब ये वेव इस स्लिट, इस ओपनिंग को स्लिट कहते हैं, बाहर निकलेगी तो ये इस तरीके से फैलती है। इसको हम डाइफ्रैक्शन कहते हैं। द बेंडिंग ऑफ द वेव अराउंड द कॉर्नर। ये डाइफ्रैक्शन इतनी ज़्यादा वाज़ेह होगी, क्लियर होगी, अगर इस स्लिट का साइज़ इस वेवलेंथ से कम हो या तकरीबन इसके इक्वल हो। जितना ये साइज़ इस वेवलेंथ से, ये जो वेवलेंथ दो क्रस्ट या दो ट्रफ के दरमियान जो डिस्टेंस है कम होगा तो बहुत ज़्यादा अच्छी डाइफ्रैक्शन होगी। लेकिन अगर ये स्लिट बहुत बड़ी है इस वेवलेंथ के साइज़ के मुकाबले में, तो फिर डाइफ्रैक्शन इतनी क्लियर